बीवी आएगी ठीक करेगी। विवेक की छुट्टी होती है और वो अपने कमरे में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी विवेक अपनी माँ अनीता को आवाज लगाकर कहता है, माँ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ ना, मेरा मैच चल रहा है। विवेक बार बार अपनी माँ को बोले जा रहा था। अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो कोल्ड ड्रिंक का पूरा डिब्बा लेकर विवेक के कमरे में जाती है और पटकते हुए कहती है, ये ले पी ले, जितना मन करे उतना पी, और बार बार ना मुझे मत बुलाकर। थक गई हूं मैं तेरी जी हजूरी कर करके। अरे तेरी माँ हूं, घर की नौकरानी नहीं, बार बार दौड़ाता रहता है। माँ आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तो बस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मांगी थी, आप तो पूरा डब्बा ही ले आई। और एक ही दिन की तो छुट्टी मिलती है, उस दिन मैं अपने मन का कुछ कर लेता हूँ तो आपको दिक्कत होने लगती है। अरे दिक्कत मुझे क्या, किसी को भी हो जाए। सुधर जा नालायक, तंग आ गई हूँ। खुद कुछ काम करता नहीं, हर वक्त माँ माँ करता है। अब आपको ना बोलूँ तो किसे बोलूँ माँ? कोई और है क्या मेरा? आप बिना माँ खामखा ऐसे मुंह बनाती रहती हो। अच्छा आप जाओ, मेरा ना मैच चल रहा है, मुझे देखने दो। मैच में ही घुसा रहता है, कभी अपनी माँ का दुख मत देख लियो। अनीता विवेक के कमरे से बाहर जाती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी विवेक फिर से आवाज लगाता है, अरे माँ मेरे ना चिप्स खत्म हो गए, दुकान से ले आओ ना प्लीज। विवेक की बात सुनकर अब अनीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुरंत दुकान जाती है और चिप्स की पूरी लड़ी लेकर आ जाती है। लड़ी लेकर वो विवेक के ऊपर फेंकती है। और कुछ चाहिए तो अभी बता दे, ऐसे बार बार मत बोला कर, अब मुझे आराम करना है। नहीं नहीं माँ अब कुछ नहीं चाहिए, अब आप जाकर आराम कर लो। हाँ कुछ भी चाहिए होगा ना तो बोल दूंगा तुम्हें। नाक में दम करा हुआ इस लड़के ने, एक काम खुद से नहीं करता। शादी हो जाएगी, इसकी बीवी ही अब सुधारेगी, मेरे बस की तो बात नहीं है ये। अनीता विवेक से बहुत परेशान हो जाती है और कुछ ही दिनों में रूही नाम की एक लड़की से विवेक की शादी करवा देती है। शादी के बाद रूही पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद विवेक और रूही जब दोनों सोने जाते हैं तो विवेक रूही से कहता है, अरे रूही मैं ना बाथरूम की लाइट ऑन करके भूल गया, तुम जाओ ना बाथरूम की लाइट बंद कर दो ना। क्या विवेक, तुम बाथरूम की लाइट कैसे ऑन करके भूल गए? अरे बाथरूम की लाइट चालू करते हैं तो उसे बंद भी तो करना होता है। अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया रूही, मैं ना बहुत थक गया हूँ, जाओ ना लाइट बंद कर दो ना प्लीज। कोई बात नहीं, आराम करो, मैं बंद कर दूंगी लाइट। रूही विवेक के सारे काम करने लगती है और अब विवेक अपनी पत्नी पर ही निर्भर होता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विवेक काम से आता है और अपने जूते और मोजे ऐसे ही निकाल कर कमरे में जाने लगता है। ये देखकर रूही कहती है, विवेक ये क्या है? कम से कम अपने जूते मोजे तो सही जगह पर रख सकते हो ना, या फिर ये भी हम लोग करें? अरे कुछ तो कर लिया करो। अभी ना मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंट कॉल याद है, लेकिन जूते और मोजे कहाँ रखे जाते हैं ये याद नहीं। अब तक तो तुम रख रही थी ना, तो अब भी रख दो ना। विवेक इतना कहकर वहां से चला जाता है। रूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विवेक एक काम नहीं करता, छोटी छोटी चीजों के लिए उसे ही बुला रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रात में विवेक और रूही दोनों सो रहे थे। तभी अचानक विवेक की नींद खुलती है और वो रूही को उठाकर कहता है, रूही मुझे ना बहुत जोर से प्यास लग रही है, जाओ ना पानी ले आओ। मुझे भी बहुत जोर से नींद आ रही है। जाओ विवेक, तू खुद ही ले आओ, ये तो तू खुद कर सकते हो। अरे मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है रूही, ले आओ ना प्लीज, बहुत प्यास लग रही है। अब क्या मैं आधी रात में उठकर जाऊं पानी लाने? तो तुम क्या चाहती हो, आधी रात में मैं उठकर जाऊं? अरे जान प्यास तुम्हें लगी है तो तुम जाओ। मुझे वैसे भी ना बहुत ज्यादा नींद आ रही है और तुम रात में मुझसे पंचायत कर रही हो। अरे जितनी देर तक मुझसे बात कर रही हो ना, इतनी देर में तो पानी भी ले आती। जाओ ना रूही, ले आओ ना पानी, क्यों नखरे दिखा रही हो? विवेक तुम हद करते हो, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे उठा रहे हो। तुम सो रहे हो तो मैं भी तो सो रही हूँ ना। प्यास तुम्हें लगी है तो तुमने मुझे उठा दिया, ये कौन सी बात हुई? ये सही बात है, अब मैं अपने काम तुमसे ना बोलूं तो किससे बोलूं? अरे तुम्हें अपने पैसों की शिकायत होती है तो मुझसे ही बोलने आती हो ना, तो मैं भी तो तुम्हारे पास ही आऊंगा अपने कामों के लिए। जाओ पानी ले आओ, बहुत ज्यादा प्यास लगी है मुझे और ज्यादा नींद भी आ रही है। कल सुबह जल्दी उठना है, मीटिंग है मेरी, सब कुछ तैयार करना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विवेक ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है और आते ही कहता है,
अरे खाना लाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। क्या बनाया है? जल्दी से लाओ। अरे कोई है क्या? विवेक जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। विवेक की आवाज सुनकर अनीता और रूही दोनों आ जाते हैं। अरे मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाओ ना। अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तक तो कुछ खाना नहीं बना। नहीं बना तो बनाओ जल्दी। अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे तुम लोगों को खाना बना कर रखना चाहिए था ना, इतना भी पता नहीं है। हम लोगों को पता होना चाहिए, तो तेरा फर्ज नहीं बनता क्या कि जिस दिन तू जल्दी आ रहा है हमें पहले ही बता दे? हम तेरे लिए पहले ही बना कर रख देते। तू नहीं बता सकता था? माँ प्लीज, अभी ना मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, आप दोनों जल्दी से मेरे लिए कुछ खाना बना कर लाओ। अब तक तो यह बस मेरे ही सर पर चढ़कर नाच रहा था, अब अपनी बीवी के भी सर पर चढ़कर नाच रहा है। विवेक की हरकतों से अब अनीता और रूही दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इसलिए अनीता अपनी बहू के साथ मिलकर प्लान बनाती है। अगले ही दिन विवेक रूही से कहता है, रूही ये चार्जिंग का स्विच ऑन कर देना, मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ तो खुद कर लो, मुझसे क्या बोल रहे हो? आपके साइड में ही तो है, अब उसके लिए भी मैं ही आऊँ क्या? अरे कर दो ना, दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो हर काम के लिए रूही रूही करते रहते हूँ। बीवी हूँ तुम्हारी, बीवी की तरह ट्रीट करो। छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो, ठीक है? रूही अब विवेक को पलट कर जवाब दे रही थी और उसका एक भी काम नहीं कर रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विवेक फोन पर बात करते हुए खाना खा रहा था, तभी रूही से कहता है, ए रूही जरा थोड़ा चावल तो ले आना। खुद जाकर ले लो, मुझे और भी बहुत काम है। अरे मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, पर ये तो देखो मैं कुछ कर रहा हूँ, तभी तो तुम कर ही सकती हो। तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी हर छोटी मोटी बात में दौड़ते हुए सामने खड़े हो जाऊं। अपने काम खुद करना सीखो, मैं भी अपने काम खुद करती हूँ ना। विवेक को रूही की बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो खाना वहीं पर छोड़ देता है और तुरंत अपनी माँ के कमरे में जाकर कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया। हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको बुलाता रहा। आज जब रूही मेरा कुछ काम नहीं कर रही, मेरी बात नहीं सुन रही, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब एहसास हो रहा है कि मैं आप सबसे कितना गलत बर्ताव किया करता था। बीवी अक्ल ठिकाने ले ही आई। अब तक मैं तुझे समझा रही थी, तब तो तुझे मेरी बात कभी समझ में नहीं आई। हमेशा मैं तुझे बुरी लग रही थी ना कि मैं चिड़चिड़ा करती रहती हूँ। अब क्या हुआ? अब समझ में आ गया सब? हाँ माँ समझ में आ गया, मुझे ही समझना चाहिए था। मैंने ही आप दोनों को इतना परेशान कर दिया। छोटी छोटी चीज तो मैं खुद कर सकता हूँ, उसके लिए भी मैंने आप दोनों को परेशान किया, मुझे माफ कर दो। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है और तुरंत वहां हंसते हुए रूही आती है। माँ जी, अब तो ये पटरी पर आ ही गए। हाँ बहू, हम दोनों का प्लान कामयाब रहा। इसका मतलब ये आप दोनों का प्लान था? जी, आप धीर जो सुधर ही नहीं रहे थे, तो सुधारने के लिए हम दोनों का ये प्लान था जो कि कामयाब भी रहा। अच्छा रूही, जाओ ना मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ ना। क्या? अरे अरे मैं लाता हूँ ना। दोनों सास बहू की चाल आखिरकार कामयाब हो जाती है और विवेक सुधर जाता है। सुजाता अपने बेटे की शादी की चिंता में एक मंदिर में जाती है और वहां जाकर पंडित जी से अपनी चिंता बताती है। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती है। इतने में ही उषा मंदिर में आती है। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर दुपट्टा डाले भगवान से प्रार्थना करती है। सुजाता उसे देखती ही रह जाती है। ये देखकर पंडित जी कहते हैं, अरे लीजिए, भगवान ने आपकी सुन ली, अब आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। यह लड़की इस मंदिर में रोज आती है। अच्छा, आज ही मैं इसके घर जाकर इसका हाथ मांग लेती हूँ। सुजाता पंडित जी के साथ उषा के घर जाती है और विशाल और उषा का रिश्ता तय हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत मजे में चल रहा होता है। उषा की छवि एक आदर्श बहू के रूप में सबके सामने रहती है। सुबह जल्दी उठकर वो घर के सारे कामकाज निपटाकर मंदिर चली जाती और पूरा दिन साड़ी में एक बहुत अच्छी बहू की तरह बिताती।
ये सब देखकर पड़ोस की औरतें सुजाता से जलने लगती है। ये सुजाता की किस्मत तो देखो, लगता है पिछले जन्म में इसने सोना दान किया होगा। एक हमारी किस्मत है, लगता है किसी को कोयला दिया होगा। हमारी बहुओं की जबान के आगे कैंची की धार भी कम पड़ती है। सुजाता दुनिया भर में उषा की तारीफ करती नहीं थकती और पहले से और भी ज्यादा इतरा कर चलने लगती है। एक रोज सुजाता अपनी पड़ोसन संगीता के यहाँ जाती है और उसकी बहू को देखकर कहती है, ये तेरी बहू कैसी है, ना रूप की ना रंग की, फिर भी कोई काम नहीं करती। और एक मेरी बहू है जो इतनी सुंदर है कि सुंदर सा चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाए, और काम तो हवा की तरह करती है। तेरे जैसी बहू तो भगवान दुश्मनों को भी ना दे, भाग्य फूटे हैं तेरे। अरे क्या करूं, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, कच्चा पक्का जो खिला दे वो खा लेती हूँ। सुजाता अपने घर चली जाती है, लेकिन सुजाता के तानों से संगीता को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है, सुंदर बहू आ गई तो बड़ा घमंड आ गया इसे, भगवान करे वो भाग जाए, तब जाके इसके मुंह पर कालिक लगेगी। एक रोज संगीता अपनी बहन के घर उसकी बेटी की शादी में जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उषा छोटे छोटे कपड़ों में उनके यहाँ बैचलर पार्टी कर रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, ये सुजाता की बहू तो बहुत सीधी सादी है, इतने छोटे कपड़े तो पहन ही नहीं सकती वो। उषा अपनी मस्ती में पूरा गुम थी और वो संगीता को देखती भी नहीं। संगीता अपनी बहन से उषा के बारे में सब कुछ पूछ लेती है और उसे पता चल जाता है कि उषा जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो बहुत ही रंगीन मिजाज की लड़की है। अच्छा, मतलब ये अपने भोले भाले रूप से सबको चकमा दे रही है। अब आएगा मजा जब सुजाता को इसके असली रूप के बारे में पता चलेगा। तब हम लेंगे सुजाता के मजे। उषा पूरी शादी में एक मॉडर्न लड़की की तरह घूमती है, सबकी नजरें उस पर रहती है। शादी के बाद उषा अपने घर चली जाती है और संगीता मन ही मन खुश होती रहती है। एक रोज राकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ सुजाता को झूठ बोलकर डिस्को ले जाता है और झूमते रहता है। दूसरी ओर उषा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां किटी खेलने आती है और वो भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में बिजी हो जाती है। अचानक जब राकेश की नजर उषा की नजर से टकराती है, तब दोनों के तोते उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करते। एक रोज सुजाता का उसकी पड़ोसन रेणुका से झगड़ा हो जाता है। इस सास बहू को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। रेणुका अपना दिमाग घुमाती रहती है और एक दिन उसकी नजर उषा पर पड़ती है, जो कि साड़ी में अपने घर से निकलकर ऑटो में बैठती है। जरा देखो तो ये इस समय कहाँ जा रही है। रेणुका उषा का पीछा करती है और देखती है कि उषा एक मॉल में जाकर छोटे कपड़ों में बाहर निकलती है और किसी की गाड़ी में बैठ जाती है। आज लगता है कोई मसाला मिलेगा जिससे मैं इनकी जिंदगी में आग लगा दूंगी। रेणुका उषा का फिर से पीछा करती है और उसकी गाड़ी एक बार में जाकर रुकती है। ये देखकर पड़ोसन हैरान हो जाती है और चुपके से उसका वीडियो बना लेती है और दबे पांव निकल जाती है और घर आकर सुजाता को वो वीडियो दिखा देती है। देख ले अपनी बहू की करतूतें, देखने में ही सीधी लगती है, बस सती सावित्री बनी फिरती है सबके सामने, लेकिन ये इसका असली रूप है। गिरगिट के भी रंग इतने नहीं हैं जितने तेरे बहू के हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं हो सकता तो खुद ही अगले हफ्ते वहां चल मेरे साथ और उसे रंगे हाथ पकड़ लेना। अरे मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है, लेकिन तेरा मुंह बंद करवाने के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी, ताकि दोबारा मेरी बहू के बारे में कोई बोलने से पहले 100 बार सोच ले। अगले हफ्ते सुजाता अपनी पड़ोसन के साथ बाहर जाती है और वहां अपनी बहू को छोटे कपड़ों में शराब पीते देख सुजाता की आंखें फटी रह जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ? ये तेरा असली चेहरा है? मुझे झूठा कह रही थी ना। देख लिया ना सुजाता,
अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाने का नतीजा। गुस्से में सुजाता उषा को एक तमाचा लगाती है। उषा सुजाता से माफी मांगने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये आजकल सभी लोग करते हैं। मुझे लगा अगर मैं सबसे छुपा कर करूंगी तो आपको दुख नहीं होगा और मेरे मन का भी पूरा हो जाएगा। वाह जी वाह, अब ये मोटे मोटे टेसुए बहाकर खुद को सही बताने का अच्छा तरीका है, आजकल का फैशन है। तो मेरी बेटी को कभी इन सब चीजों में देखा है क्या? बढ़िया ही। इतने में ही भीड़ में से नशे में धुत पड़ोसन की लड़की उनके सामने आ जाती है। तब सुजाता रेणुका से कहती है, जब खुद के घर शीशे के हो ना तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते रेणुका। तुमने अपनी जलन से उषा की बदनामी के लिए मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मेरी तो फिर भी बहू ने ऐसा किया, लेकिन तुम क्या कहोगी? रेणुका, तुम्हारी तो बेटी ने ही तुम्हारी नाक कटवा दी। उषा को मैं अपने रंग में ढाल भी लूंगी और उसके सभी रंग वो आज यहीं छोड़ कर आएगी। पड़ोसन शर्मिंदा हो जाती है। सुजाता उषा को घर ले जाकर बहुत समझाती है और बाद में उसे अपने रंग में ढाल लेती है।